चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी व पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात आज। दैनिक जागरण के साथ साथ तमाम न्यूज़पेपर ने इस खबर को अहम जगह दिया। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। नई दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। रूस के कजान शहर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही उनकी पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये 5 महीने के भीतर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात होगी। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे, जहां उन्होंने पुतिन के साथ रूस में मुलाकात की थी और भारत रूस सालाना बैठक की थी, अध्यक्षता की थी। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। साथ ही यूक्रेन व दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की गई थी। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, शांति से बैठ करके विचार विमर्श करने से ही किसी भी मुश्किल घड़ी का समाधान निकाला जा सकता है। मोदी ने पुतिन से रूस और यूक्रेन युद्ध के समाधान में अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोशिश करने का भी आश्वासन दिया था। और उसके बाद अब आज भी रूस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रवाना हो चुके हैं। जब कजान पहुंचेंगे तो कजान पहुंचने के 2 घंटे के बाद ही उन दोनों की मुलाकात होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होगी और ये द्विपक्षीय वार्ता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान कई विकास मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई चीजों को लेकर के विचार विमर्श भी किया जाएगा। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी रूस जाएंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि कजान शहर के लिए भी रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है पीएम मोदी इस सम्मेलन से तर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स, देखिए भारत का जो ब्रिक्स है वह संस्थापक सदस्य है, ये अब जान लीजिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स आखिरकार क्या है और भारत उसमें क्या भूमिका अदा करता है। इस बीच आपको बता दें कि इसके पहले तमाम गतिविधियों में वो शामिल रहा है और ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले संगठन की मेजबानी इस बार रूस कर रहा है और एशिया कहीं ना कहीं दुनिया की ताकत बनकर उभर रहा है। और ब्रिक्स देखिए कहीं ना कहीं एशिया के लिए ये एक अच्छा मैसेज है और ये बड़ी बात आपको हम लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किस तरीके से जो तिकड़ी है वह अपने आप में बड़ी खबर और बड़ी जानकारी साझा करती। देखिए इस खबर को भी जगह दी गई है और आपको हम दिखा ही रहे हैं। देखिए इस बीच आपको बता दें एशिया बन रहा है दुनिया की ताकत। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी स्वतंत्र तंत्र है, ये लावरोव ने कहा है। रूसी विदेश मंत्री बोले कि भले ही सालों से औपचारिक तौर पर न मिले हों, लेकिन आज भी इस तिकड़ी में जो मजबूती है वो सामने आ रही है। देखिए तमाम चीज़ों को दरकिनार करना पड़ता है किसी मामले में। यदि हम शी जिनपिंग की बात करते, चीन की बात करते, चीन की विस्तारवादी नीति है, हालांकि हर फोरम पर जो भारत है वो इस बात को उठाता आया है कि चीन की विस्तारवादी नीति कतई सही नहीं है। लेकिन जब एशिया की बात आती है, जब मजबूती की बात आती है तो तमाम जो राष्ट्र हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं। ये जो मैसेज है ये कन्वे किया गया है। तो ब्रिक्स में भारत की भूमिका अहम मानी गई है और विक्रम मिस्री ने इस बात की तस्दीक भी की है। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सकारात्मक ही भारत की ताकत है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है दुनिया, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। देखिए कई बातों का यहाँ पर जिक्र जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कल किया था। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि उनकी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अभूतपूर्व गति पैमाने पर काम कर रही है और दुनिया में जारी संघर्षों व उथल पुथल के बीच भारतीय उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। टीवी चैनल्स के विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत को एक उभरती हुई शक्ति बताते हुए भी कहा कि भारत के पास एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि एआई यानी कि आकांक्षी भारत और आर्टिफिशियल एजेंसी एआई और दोहरे एआई का लाभ है और जब दोनों की ताकत एक हो जाती है तब विकास की गति तेज होना स्वाभाविक है। मोदी ने कहा कि भारत संकट के समय का साथी है। कोविड महामारी के दौरान भेजे गए जीवन रक्षक टीके इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा आज जब चर्चा का केंद्र चिंता है तो वह भारत में चर्चा का विषय है। भारत की शताब्दी दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत एक उम्मीद की किरण बन के आई है। देखिए चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, उन दोनों के बीच में युद्ध की बात हो, हमेशा भारत ने अपनी भूमिका को तटस्थ रखा है और इसीलिए हमेशा कहा जा रहा है कि भारत को एक उभरती हुई न सिर्फ अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा बाजार जिसमें सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो एशिया के देश हो चाहे वो यूरोप के देश हो। और इसीलिए इस बात को तरजीह दी गई है कि भारत को
अब लोग बड़े बाजार के तौर पर देख रहे हैं। और चाहे उसमें चीन की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, सभी का सहयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पॉइंटर आपको बता देते हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। दरअसल उन्होंने सबसे पहला जो जिक्र किया वो किया कि आज भारत हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वह अभूतपूर्व है। विकसित भारत की अवधारणा जनचेतना का हिस्सा बन गई है। जनशक्ति राष्ट्रीय शक्ति को शक्ति प्रदान कर रही है। जितना अधिकार भारत आगे बढ़ेगा, जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, उतना ही दुनिया को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। और देश के प्रयासों का उद्देश्य वैश्विक स्थिरता और शांति को सुनिश्चित करना ही है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा देश की क्षमता हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है। भारत के पास एआई और आर्टिफिशियल एजेंसी का दोहरा एआई लाभ है। जब दोनों की ताकत मिलती है तब विकास की गति में और भी ज्यादा तेजी आ जाती है, जब दोनों की गति एक साथ मिलकर के काम करती है। और ये स्वाभाविक सी बात है, चाहे अनुसंधान की गुणवत्ता हो या फिर पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क पंजीकरण की संख्या हो, भारत की वृद्धि हर एक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। भारत का विकास हो रहा है और सबसे युवा देशों में से एक भारत है। तो इन सब बातों का जिक्र जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल के अपने संबोधन में किया है। हालांकि आज पीएम नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भूटान भारत का खास दोस्त है, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। भारत की यात्रा पर आए भूटान के पीएम दोशा शेरिंग तोब्गे ने कल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, किस तरीके से मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमेशा खुशी होती है। भारत सरकार और भारत के लोगों की सद्भावना, दृढ़ सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। भारत के साथ हमारी दोस्ती अटूट रहेगी। हम इस दोस्ती को और मजबूत बनाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को बहुत खास मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में सहयोग और भी ज़्यादा बेहतर होगा। और एक्स पर बाकायदा पोस्ट भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बाबत किया। पीएम मोदी ने शेरिंग तोब्गे से दिल्ली में मिलकर प्रसन्नता जाहिर की। भूटान भारत का बहुत खास मित्र है। आने वाले वक्त में हमारा सहयोग और बेहतर रहेगा। देखिए, भारत की जो खूबी है वो ये है कि जो तमाम जो आसपास के हमारे देश होते हैं उनके साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध होता है, जो हमें कहीं ना कहीं लोगों से, तमाम राष्ट्रों से अलग करता है। क्योंकि हमारी भावना हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की होती है, सभी को लेकर आगे बढ़ने की भावना होती है। और यही बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दर्शाई है। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए। अमर उजाला में इस खबर को बेहद ही अहम जगह दी है। मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मुलाकात के दौरान ही भूटान की तारीफ भी की है और जिक्र किया है कि भूटान जो है वो भारत का सबसे अच्छा खास दोस्त है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को भूटान को भारत का बेहद ही खास दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया। अपनी बात उन्होंने आगे बढ़ाई और जिक्र किया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग और भी ज्यादा बढ़ेगा। दोस्ती यानी कि आगे आने वाले वक्त में मजबूत होगी। उन्होंने भूटान के पीएम से मुलाकात की और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है, तस्वीरें, टिप्पणी भी की है। और उधर अगर भूटान के पीएम का जिक्र करें तो भूटान के पीएम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमेशा ही खुशी होती है। आज भी उनसे मिलकर खुशी हुई है। उन्होंने भारत सरकार और जनता के प्रति उनकी दृढ़ सद्भावना और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम तोब्गे से आज सुबह दिल्ली में मिलकर बेहद ज्यादा खुशी हुई है। भूटान भारत दोनों ही देश एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त है, खास दोस्त है। आने वाले समय में दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी और दोनों के रिश्तों में बेहतरी भी होने वाली है। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब भूटान के साथ अपनी नजदीकियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं पर फिलहाल मंथन कर रहे हैं, जिस तरीके से कल उनका बयान सामने आया और पोस्ट भी सामने आई। बहरहाल खबरों में अब आगे बढ़ जाते हैं। देपसांग व डेमचोक से हटेगी सेनाएं, सीमा पर पहले की तरह गश्त करेंगे भारत और चीन। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, न सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने बल्कि आपको बता दें अमर उजाला ने भी इस खबर को तरजीह दी है। और देखिए, हम आपसे पहले ही बता रहे थे किस तरीके से जो भारत और चीन के बीच में अब संबंध जो हैं वो धीरे धीरे और बेहतर होते जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंचे हुए हैं। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं यानी कि देपसांग और डेमचोक पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिससे कि मिलिट्री टर्म डिस एंगेजमेंट कहते हैं। विदेश सचिव विक्रम की तरफ से बयान सामने आया। विक्रम ने कहा है कि सोमवार को इस बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर के सहमति लगभग बन चुके। 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव को धीरे धीरे अब समाधान किया जा रहा है। उस तनाव को खत्म करने की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने खबर की शुरुआत में आपको दिखाया था वो 3 तस्वीरें। इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको लग रहा था कि किस तरीके से जो एशिया है वो लगातार मजबूत हो रहा है, और ये इस बात की हम तस्दीक करते हैं। किस तरीके से देपसांग और डेमचोक से हटेंगी सेनाएं, सीमा पर पहले की तरह गश्त करेंगे भारत और चीन। ये गश्त करेंगे, लेकिन एक दूसरे में विस्तारवादी नीति चीन की है, उससे अब कहीं ना कहीं चीन पीछे हट रहा है। ये खबर इसलिए खास हो जाती है। देखिए, चूंकि भारत ने पहले ही कहा था कि हमें चीन से कोई दुश्मनी नहीं है, एक बड़ा व्यापार चीन करता है और भारत के लिए बाजार खुला हुआ है, आप आइए व्यापार करिए, लेकिन आपकी विस्तारवादी नीति को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा किस तरीके से LAC पे हमेशा से ही चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि दोनों के जो संबंध थे चीन और भारत के, वो संबंध उनमें कटुता भी आई थी, लेकिन अब इन संबंधों में धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। तो आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर बोले LAC की दोनों ओर से सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। और इसी के साथ गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के 4.5 साल के बाद ब्रिक्स सम्मेलन से पहले इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की अलग से मुलाकात भी संभव है। देखिए, आपको बता दें गलवा संघर्ष क्या था, क्योंकि ये आप जान लीजिए, क्योंकि एक ऐसा संघर्ष था किस तरीके से चीन और भारत के बीच में बहुत खटास आई थी संबंधों में। करीब 4.5 साल पहले 15 जून 2020 को गलवा घाटी में भारत व चीन के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ था। भारत के कर्नल सहित 20 सैनिकों को बलिदान देना पड़ा था, और इन विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक इस संघर्ष में PLA के 40 कर्मियों की मौत हुई थी। और साल 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब दोनों देशों के बीच सेनाओं की भिड़ंत हुई थी। मुलाकात में हालांकि चीन ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सीमा पर अमन नहीं तो रिश्ते कैसे बढ़ेंगे, अब यही बात है। देखिए, भारत को सभी सराहते हैं, और ये बड़ी वजह है कि चीन पर अपने आप में अब एक दबाव बनना शुरू हो गया है। इससे चीन अब सुधर रहा है, और ये अच्छी बात है कि हमारा पड़ोसी जो है अपने व्यवहार में अब कहीं ना कहीं बदलाव ला रहा है। ये एक अच्छी कोशिश भी है। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट की वजह से 2 मंजिला मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। 6 लोगों की जान चली गई है। अमर उजाला के साथ साथ दैनिक जागरण और तमाम न्यूज़पेपर में इस खबर को अहम जगह दी है। दरअसल जो ये विस्फोट है वो काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था। देखिए, बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे की आशापुरी कॉलोनी में कल रात ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान ध्वस्त हुआ, और इस मलबे में परिवार के 26 लोग दबे। हादसे में परिवार की मुखिया, उनकी पत्नी, बेटी, 2 बेटों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 2 को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। देर रात मलबे में दबे 17 लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और SDRF के जवान जुटे हुए थे। डीएम ने बताया कि मलबे में दबे परिवार के 10 सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देखिए धमाका इतना खतरनाक था कि लोग जो अपने घरों में सो रहे थे वो तुरंत अपने घरों से बाहर निकले और देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। जानकारी ये मिल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से ये विस्फोट हुआ है, और इस धमाके की वजह से, इस विस्फोट की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। हालांकि देर रात ही मलबा जो है वो हटाने का काम शुरू कर दिया गया था, और ऐसे में गनीमत ये रही कि 17 लोगों को बाहर निकालने में सफलता हाथ लगी है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि मलबे में परिवार के 26 लोग दब गए हैं। हादसे में परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी, बेटी, 2 बेटे समेत 6 लोगों की जान चली गई है। 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया, इलाज उनका चल रहा है। देर रात ये हादसा हुआ है। मलबे में दबे 17 लोगों को बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। फायर ब्रिगेड और SDRF के जवान जुटे हुए हैं। डीएम की तरफ से भी एक बयान सामने आया। डीएम ने कहा है कि मलबे में दबे परिवार के 10 सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि लिंटर में लगने वाली स्टीयरिंग का काम करने वाले रियाजुद्दीन की पत्नी रुखसाना की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। वह निजी अस्पताल में भर्ती थी। सोमवार शाम को ही उन्हें अस्पताल से घर लेकर के आया गया था। घर पर रुखसाना को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
इस पर रात 8 बजे करीब उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर लगाया जा रहा था, तभी सिलेंडर में धमाका फट गया। तो देखिए, सोचने और विचार करने की जरूरत है कि एक घर के एक सदस्य की तबीयत ज्यादा खराब होती है, उन्हें अस्पताल से घर लेकर के आया जाता है ताकि घर में हम उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा सके। अगर परिवार के 4 लोग जब पास नजर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी सुधार सेहत में होगा। ये सोच करके घर के लोग अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर के घर लेकर आए, लेकिन जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर जब लगाया जा रहा था तब ये ब्लास्ट हुआ। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि आप जब भी कुछ इस तरीके का करें, ऑक्सीजन सिलेंडर का अगर घर में ही इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स अगर आपके आसपास नहीं है, तो आपको बेहद ही ज्यादा सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है, नहीं तो एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार को ले डूबेगी। ये जान से बनाई और जाहिर सी बात है कि अब इसमें जवाबदेही तय होना भी लाजमी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लश्कर जैश को ग्रुप ने लिया हिस्सा, कश्मीर हमले का जिम्मा दिया है। देखिए, एनआईए अब तलाश में जुटी हुई है और इस खबर को एनबीटी ने जगह दी है। एनबीटी के साथ साथ अमर उजाला, दैनिक जागरण, तमाम न्यूज़पेपर हैं जिसमें अहम जगह दी गई है क्योंकि खबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ले ली है। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। गांदरबल के गगननीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई है। बिल्कुल, देखिए इस बीच ये बहुत गंभीर मामला इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि पिछले कुछ वक्त से देखें तो जो बदलाव है आतंकवादियों की कार्यशैली में, उसमें बड़ा बदलाव आया। टारगेट किलिंग की जाती है उनके द्वारा और टारगेट किलिंग के द्वारा वो किसी को भी निशाना बनाने से नहीं चूकती। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि सरकार जो है, जो नई नवेली सरकार बनी है, वह भी काफ़ी गुस्से में नजर आई है। यहाँ पर कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, ये फारूक ने कहा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा और ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में समझने वाली बात होती है कि पाकिस्तान से पहले बातचीत कैसे हो सकती है। पहले हत्या करना बंद करो। अगर आतंकवादी सोचते हैं कि वे इस तरह के कृत्यों से जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी हुकूमत स्थापित कर लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है और इस गलत फहमी को जितनी जल्दी पाकिस्तान दूर कर सकता है उतनी जल्दी दूर कर ले। देखिए, कहते हैं ना कि आप रिश्तेदार तो कम से कम ये समझ पाएंगे कि नहीं चुन सकते, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं, पड़ोसी आपके सही होने चाहिए, वरना और स्थितियां खराब हो जाती हैं। लगातार आपको देखा होगा आपने कि हम पाकिस्तान को चुनौती हमेशा देते आए हैं। हमेशा में पाकिस्तान के कहा है कि आप आतंकवाद खत्म करिए। आपसे बात तो तभी संभव होगी ना जब आप आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा संगठन ने ली है। तो उधर अमित शाह की तरफ से एक बयान दिया गया। अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद, धार्मिक तनाव की साजिशों के खिलाफ लड़ाई यूं ही जारी रहेगी जब तक इन पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए, आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव पैदा करने की साजिश के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भले देश ने जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांति स्थापित जरूर करी हो। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पुलिस शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश निश्चित रूप से 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपको हम हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, आतंकवाद, धार्मिक तनाव की साजिशों के खिलाफ लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। अमित शाह की तरफ से ये बयान सामने आया है। कल पूरे देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है, तो वहीं पर एक संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक जगह पर संबोधित किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। तो यूं ही इसी सिलसिले में अमित शाह ने भी एक जगह पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने इन बातों का जिक्र किया, कहा कि जाबाजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांति बावजूद आतंकवाद, घुसपैठ, सांप्रदायिक तनाव की साजिशें, नशीले पदार्थ, साइबर अपराध के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस जंग पर लगाम नहीं लगेगी तब तक जब तक ये सब चीजों का खात्मा नहीं हो जाता है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुलिस शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश निश्चित रूप से 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। शाह ने आगे कहा कि पुलिस बलों के जवान कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी,
कच्छ से लेकर के किबतू तक देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, इन तमाम बातों के बड़े मायने भी होते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर सुर्खियां अखबार की में आप सभी का स्वागत है। आतंकी हमले बंद होने पर पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए कोई भी बातचीत, अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान सामने आया है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर के साथ साथ तमाम न्यूज़पेपर में अहम जगह दी। देखिए, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर इस्लामाबाद भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे ये तमाम आतंकी घटनाएं एनी हाउ रोकनी होंगी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बातों में काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, ये बात पाकिस्तान को गांठ बांध लेनी चाहिए। हम कभी भी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने इसके अलावा ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश जब तक आतंकी हमले बंद नहीं करेगा तब तक उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं हो पाएगी, चाहे फिर उधर से कितने भी जोर लगा लिए जाए। हम बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे जम्मू कश्मीर में हत्याएं बंद करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर पर जो उनकी नजर है उसे हटाना पड़ेगा, तब जाकर के ही भारत दोस्ती करेगा, भारत दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा या फिर बातचीत करेगा। अब तक पाकिस्तान से बातचीत के समर्थन पर नेका प्रमुख ने रविवार को गांदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर आतंकी हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ये हमारे लिए एक समस्या है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ये हमारे लिए एक समस्या है। हम इस वर्ष में झेल रहे हैं, लेकिन मैं इसे 30 वर्षों से देख रहा हूँ। अभी कुछ लोग इसे देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने इन सभी समस्याओं को जम्मू कश्मीर में घाटी में जो कुछ हो रहा है पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ। अब इस पर समाधान जरूर होना चाहिए। हम पाकिस्तान से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करेंगे अगर वो हत्याएं बंद नहीं करेंगे। देखिए, ये होती है खूबसूरती से हम इसलिए कह सकते हैं कि आप भले ही राजनीतिक तौर पर अपने मतभेदों को रखें, ठीक है, वो हो सकता है, जो लाजमी भी है। यदि विपक्ष हैं, सत्ता पक्ष हैं, तो आप अपने राजनीतिक मतभेद रखें, लेकिन जब देश की बात आती है तो तमाम पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की तस्दीक की कि देखिए 75 साल हो गए हैं ना, 75 साल में भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप इस बात में, तब आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बना पाए, तो अब ये कैसे संभव होगा कि आप अब जो है भारत को पाकिस्तान बना पाएं? सबसे पहले आपको अपने में सुधार लाना होगा। और ऐसा नहीं है कि बगल में छुरी रखकर मुंह पे राम बोलें या फिर ये तमाम बातें कहें, ये ऐसा नहीं होगा। और इस बात को पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी समझ ले, क्योंकि आतंकवाद से न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान खुद जूझ रहा है। और ये बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान को समझना चाहिए और इस बात में सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द वो आतंकवाद को खत्म करे। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात सियासत की कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो 20 नवंबर है। एक ही चरण में चुनाव होने वाले 288 सीटों पर 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन INDI गठबंधन महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया। खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीटों को लेकर के उलझी सियासी गांठ खुलने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इसे खोलने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। शरद पवार गुट के जो नेता है वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना UBT में करीब 3 दर्जन पर सीटों की दावेदारी जो है वो ठोकी जा रही है। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हम इसे लेकर के समाधान करेंगे। कांग्रेस से EC की बीते दिन बैठक भी हुई थी। सोचा था कि इस बैठक के बाद एक समाधान जो है वो निकल जाएगा और एक अंतिम फैसले तक जो है वो महाविकास आघाड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तनाव बना हुआ है। तकरीबन 28 सीटें ऐसी बताई जा रही है जहां पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। देखिए, आपको बता दें, MVA की सीटों को लेकर अभी तक बात नहीं बनी, जैसे कि मेरी सहयोगी आपको बता रही थी।
कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी में अभी भी खींचतान है। पटोल बोल रहे हैं कि कांग्रेस की 96 सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है, आज फिर से होगी परिवार और उद्धव से बात। देखिए, अब आप इस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव जब था तब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया था महाविकास अघाड़ी ने, और कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर जरूर नजर आई थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब मुद्दे अलग हो जाते हैं, लोगों की सोच अलग हो जाती है, लोगों की जरूरतें अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी गठबंधन में रार होती है तब आपने देखा होगा जो उसका फायदा होता है तमाम पार्टियों को अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये बड़ी बात है कि इसमें अब कांग्रेस को सोचने वाली बात होगी कि तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चला जाए या उनके हिसाब से चला जाए। उनको ये समझना होगा कि आपकी राजनीतिक जो जमीन है वो कितनी मजबूत है महाराष्ट्र में, क्योंकि आपने देखा होगा यही सिनेरियो ठीक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 2 सीटें दी गई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा, वहां पर भी जो प्रदेश कांग्रेस है वो खुश नजर नहीं आई, कह रही थी या तो हम इससे सीटें आप बढ़ाइए या तो फिर हम 2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक यही स्थिति आपने हरियाणा जब चुनाव हुआ था तब भी देखी थी, जाते जाते यानी कि जीता हुआ चुनाव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस विधानसभा का हार गई। अब ये समझने वाली बात है कि रूठों को जितनी जल्दी आप मना लेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आपकी सेहत के लिए होगा, पार्टी के लिए होगा। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का महाविकास अघाड़ी में नूरा कुश्ती का खेल लगातार जारी है। कांग्रेस के 20 सीटों को लेकर खींचतान मची है, इसमें तालमेल नहीं है। 96 सीटों पर पूरी हो चुकी है बातचीत। अब आपको बता दें कि एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो बहुत जल्दी इन तमाम चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है अब सर पर है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों पर ही पेच फंसा हुआ है, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि चुनाव का पहला पड़ाव ही महाविकास अघाड़ी पार नहीं कर पा रही है। आगे क्या होगा, इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार धमाके भरी खबरों ने हर किसी का दिल दहला दिया है। धमाके में इस्तेमाल केमिकल सफेद धुआं बना पहेली। दैनिक जागरण, एनबीटी, दैनिक भास्कर के साथ साथ तमाम न्यूज़पेपर है जब अहम जगह इस खबर को मिली हुई है। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास रविवार सुबह जिस प्रकार का तेज धमाका हुआ और उसके असर से सड़क के दूसरी तरफ की दुकानों को क्षति पहुंची, उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस समेत सभी एजेंसियां आतंकवादी हरकत की हर एक पहलू से जांच करने लगी है। देखिए, ये बात भी सामने आई है कि बम बनाने में नए तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले दिल्ली में हुए धमाकों में किसी भी तरह के केमिकल मिश्रण का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये केमिकल बम जैसा हो सकता है, इसे कैसे ब्लास्ट किया गया, स्पेशल सेल व अन्य एजेंसियों के लिए ये अब सवाल बना है। जांच में अभी केमिकल के बारे में आधी अधूरी जानकारी ही हासिल हो पाई है। इसके अलावा केमिकल के अलावा ये भी जिक्र किया जा रहा है कि खालिस्तानी या फिर आतंकी साजिश हो सकती है। इसके पीछे 3 संदिग्ध भी नजर आए हैं। किसी बड़ी वारदात की चेतावनी है, पर अभी तक इस दावे की कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ बम धमाका किसने और किस मकसद से किया, ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। अभी तक की जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की तफ्तीश खालिस्तानी, आतंकी व लोकल ग्रुप जैसे एंगल पर फोकस कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में खालिस्तानी गतिविधियां लगातार बढ़ चुकी है। दिल्ली में लगातार केंद्र सरकार और देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखकर धमकियां देने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से दीवारों पर भी श्लोक लिख दिए जाते हैं, कॉलेज की दीवारों पर श्लोक लिखे हुए मिलते हैं। इसके अलावा जो इलाका दिल्ली में वैसा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जैसे कि हम चांदनी चौक का जिक्र कर सकते हैं, तो वहां पर लगातार हम देखते हैं कि धमकियां भरे हुए खत मिलते हैं या फिर श्लोक जो है वो लिखे जाते हैं। पुलिस सूत्र तो यहां तक भी कह रहे हैं कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रही है। विश्लेषण करने पर 3 संदिग्ध लोग नजर आए हैं। अब उन्हीं की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। शनिवार रात ये हादसा हुआ था और ये कहा जा रहा है कि सफेद टी शर्ट पहने मौके के पास नजर आए हैं 3 संदिग्ध, जिनकी तलाश जो है लगातार की जा रही है। देखिए, शनिवार के दिन ये हादसा हुआ, इतवार के दिन ये हादसा हुआ। शनिवार को एक व्यक्ति सफेद टी शर्ट पहने दिखाई दिया जो ब्लास्ट हुई जगह से कुछ देर जाकर रुक गया था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए और तमाम जो जांच एजेंसियां, 4 जांच एजेंसियां इस वक्त जांच में जुटी हुई हैं कि आखिरकार किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। कौन है केमिकल मैन? एफएसएल के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि ब्लास्ट साइट से जो सफ़ेद पाउडर मिला है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट,
अमोनिया नाइट्रेट जो बम बनाने के लिए मिलाए गए थे, इनका यूज माइनिंग में भी होता है। एजेंसियों को शक है इससे भी मटेरियल जमा किया, उसे केमिकल की अच्छी नॉलेज थी, ये आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि मकसद क्या था, क्या दहशतगर्दी फैलाना मकसद था, इसकी भी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर बाल संरक्षण आयोग की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। अमर उजाला ने, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मदरसा प्राप्त मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के पत्र में लागू अपील को नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि NCPCR के संचार कुछ राज्यों के परिणामी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की जरूरत है। पीठ ने इस दलील पर गौर किया। मुस्लिम संगठन ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार की कार्रवाई को विशेष रूप से चुनौती दी है। दोनों राज्यों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। तो मदरसों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे। फिलहाल देखिए, आपको बता दें इस खबर को भी हर एक पेपर ने, और देखिए NBT ने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है। आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। देखिए तो फिलहाल क्या कुछ कहा, जरा और समझ लीजिए आप। मदरसों पर बाल आयोग का एक्शन है, अदालत ने इसको रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने राज्यों को लेटर लिखकर कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं किए जाने वाले पर मदरसों की मान्यता रद्द की जाए, इनकी जांच की जाए। यूपी और त्रिपुरा सरकार ने निर्देश दिया था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कहा कि वो NCPCR की सिफारिश पर कार्रवाई न करे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि मामला जो है वो कितना आगे तूल पकड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी मदरसों का जिक्र आता है तब ये कहा जाता है कि एक संगठन को बढ़ावा देने के लिए, एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए बच्चों का ब्रेन वॉश इस तरह के मदरसे करते हैं, जो कि कई मामलों में देखा जाए। यदि उत्तर प्रदेश के सिनेरियो का जिक्र करें तो ऐसे कई अवैध मदरसे हैं जिनको बंद करवा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ जाते हैं। देश में पहली बार बिहार में 3 ट्रांसजेंडर बने दारोगा। CM ने सौंपा है नियुक्ति पत्र। अमर उजाला के साथ साथ दैनिक भास्कर और तमाम न्यूज़पेपर में इस खबर को अहम जगह मिली है। बिहार पुलिस में 1239 दारोगा को CM नीतीश कुमार ने सोमवार को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इन पुलिस अफसर निरीक्षकों ने 3 ट्रांसजेंडर भी शामिल बताए जा रहे हैं। बंटी कुमार पहले का नाम, दूसरे का नाम रोनित झा और तीसरे का नाम मधु कश्यप बताया जा रहा है, जिन्हें अब पोस्टिंग मिल चुकी है। पहली बार बिहार पुलिस में 3 ट्रांसजेंडर दरोगा शामिल किए गए हैं। तो वहीं पर CM नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर 78,000 और भी पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। इधर 3 ट्रांसजेंडर दरोगा को जिला आवंटन कर दिया गया है और हमने आपको नाम भी बताया कि किन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही अब कानून व्यवस्था को लेकर के यूँ कहा जा सकता है कि बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार, काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है, तेजस्वी यादव ने हाल ही में नीतीश कुमार को जबरदस्त घेरा था कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से घटनाएं बिहार में घटी थी। बिल्कुल जाहिर सी बात, देखिए आपको बता दें बिहार में सोमवार को इतिहास रचा गया है। ये इतिहास इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। जी हाँ, देश में पहली बार है जब 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं और तीनों ट्रांसजेंडर अधिकारियों इसमें रोनित झा और बंटी कुमार, मानवी मधु कश्यप विमेन हैं। और इस पर आपको बता दें DGP से हाथ जोड़कर, देखिए नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस पर DGP से हाथ जोड़कर खुले मन से उन्होंने कहा है कि आप 6 महीने के अंदर 78,000 पदों को जल्द से जल्द भरिए। तो CM ने कार्यक्रम के दौरान DGP आलोक राज के सामने हाथ जोड़े, जल्द नियुक्ति की उनसे अपील की। उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 6 महीने के भीतर 78,000 पदों को जल्द से जल्द भर लिया जाना चाहिए। ये अब जरूरी भी हो जाता है।
मुख्यमंत्री विशेष रूप से पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 35% बढ़ाने की बात कही है, जो अपने आप में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा महिलाओं की भर्ती में भी तेजी लाए। मुख्यमंत्री ने अपील की कि विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय और लाचार मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। देखिए, छींटाकशी भी की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा, लेकिन हमेशा से एक बड़ी बात जो है वह नीतीश कुमार एक अलग ही मैसेज कन्वे करते नजर आते हैं, जो अपने आप में उनके एक अलग अंदाज को दर्शाता है। और हालांकि बिहार ने ट्रांसजेंडर की नियुक्ति करके कहीं ना कहीं अपने आप में इतिहास जरूर रचा है, और ये भारत में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। बिल्कुल, और इसके पीछे कई और भी तर्क दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कई बड़ी पहल करने जा रहे हैं ताकि बिहार का नाम भी बाकी तमाम राज्यों की तरह अब सुर्खियों में बना रहे। और जिस तरीके से विपक्ष को घर बैठे बैठाए मौका मिलता है कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का, वो मौका ना मिले, इसीलिए लगातार पुलिस महकमे में भर्तियां की जा रही है। अब खबरों में हम आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल उड़ानों को लेकर अफवाहें फैलाने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम के साथ साथ तमाम न्यूज़पेपर है जहां हेडलाइन इसे बनाया गया है। देखिए, विमानों में बम होने की फर्जी धमकी देने वाले आरोपी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा भारतीय विमानों को निशाना बनाकर एक्स और हॉटमेल के जरिए भेजे गए कई फर्जी संदेशों की अब जांच करी है। अधिकारियों ने कुछ इंटरनेट मीडिया हैंडल और ईमेल पत्रों से जानकारी हासिल करने के लिए एक्स और हॉटमेल से संपर्क किया। विमानों को धमकी के तौर पर ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते दिखाई दिए। सूत्रों के अनुसार इन धमकियों के लिए जिम्मेदार अपराधी अत्यधिक सुरक्षित वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अब अधिकारी इस पूरे मामले पर सचेत हो गए हैं कि अब इनको ढूंढा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और बख्शा कतई नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि उड्डयन मंत्री नायडू की तरफ से ये जो बयान है वो दिया गया और उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि अब इन सभी को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कड़े कानून होंगे, गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाएगा, अपराध बनाने पर अगर आपने अपराध किया है तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आपने क्या अपराध किया है। गृह सचिव ने CISF और इसके अलावा BCSF के महानिदेशकों के साथ बैठक की। बैठक में ये तमाम निर्देश जो है वो दिए गए हैं। एक रणनीति कहा जा सकता है कि तैयार की गई है, और ये रणनीति तैयार करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि दरअसल लगातार उड़ानों को लेकर के अफवाहें मिल रही थी। विमानों में बम की अफवाह की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं और साफ कहा गया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे आरोपियों के मन में डर पैदा नहीं होगा और इस तरीके की हरकतें होती रहेगी। डर पैदा करना काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए एक बैठक की गई, उसमें ये रणनीति तैयार की गई है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से खराब हो गई है हवा। दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गुणवत्ता के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया है और इसके तहत अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि आपको सहयोग करना होगा, दिवाली तक कोई पटाखे ना फोड़े जाए, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं वैसे वैसे दिक्कतें और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे जितने भी दिल्ली एनसीआर के पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ जाता है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। तो ज़रूरत ये है कि आप आसपास फैले कचरे को न जलाएं और जो धुआं निकलता है उन धुओं पर कहीं ना कहीं आप रोकथाम करिए, जिससे कि जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें न हो पाएं। बिल्कुल, देखिए, आपको ये बता देते हैं कि एनसीआर में AQI अभी फिलहाल क्या है। दिल्ली का अगर जिक्र करें तो दिल्ली में 310 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद 257, नोएडा 242, गुरुग्राम 210, ग्रेटर नोएडा 143 और फरीदाबाद 165। तो यहाँ पर 165, माफ कीजिएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा खराब पहुँच रहा है। ग्रेप 2 लागू हो गया है। 8 बजे का समय था कि आज सुबह 8 बजे से ग्रेप 2 लागू हो जाएगा। अभी ग्रेप 2 लागू हो चुका है। ऐसे में क्या रहेगा कि आपको CNG, इलेक्ट्रिक बसों व मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि आप अपने निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें।
जो पब्लिक वाहन है उनका ही इस्तेमाल करें, निजी कम लेकर के आप सड़कों पर निकले। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 4 महीने बाद दिल्ली की हवा गुणवत्ता बेहद ही ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल में छूट मिलेगी, लेकिन अगर इमरजेंसी सेवाएं हैं तो इसके अलावा नहीं मिलेगी। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को वायु गुणवत्ता का 300 पार पहुंच गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलर्ट हो चुका है और अलर्ट होते हुए तमाम निर्देश जो है वो जारी किए हैं। आपात बैठक करके एनसीआर में ग्रैप 2 लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 11 सूत्रीय परिधान, इसके अलावा प्रतिबंध लागू कर दिए गए। इसके तहत आपात सेवाओं को छोड़ करके मंगलवार सुबह 8 बजे के बाद उसके बाद आप अपने निजी वाहनों पर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर हाल ऐसा ही रहा तो जल्द से जल्द ऑड इवन भी लागू हो जाएगा। चलिए इधर आपको बता दें, बहराइच हिंसा में एएसपी ग्रामीण को भी हटा दिया गया है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा के बाद योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। देखिए इस खबर को आपको दिखा भी रहे हैं, अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। योगी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर कहीं कोई लूप होल न रह जाए, इसकी पूरी दिक्कतें जो हैं वो दूर करना चाहती है कहीं ना कहीं योगी सरकार। तो भाजपा विधायक के भाजा यूमो नगर अध्यक्ष समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। तो आपको बता दें कि महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर पथरा। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के बाद अस्पताल चौराहे पर आक्रोशित भीड़ ने देर रात शव को रखकर प्रदर्शन कर रही थी और ऐसे लोगों पर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो फिलहाल जिले के तहसील क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पे पुलिस अफसरों की लापरवाही का ही नतीजा है, इस बात की तस्दीक कर दी गई है। महाराजगंज कस्बा जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर हरदी थाना लगता है और यहां से एसओ ने प्रतिमा विसर्जन के 2 दिन पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर पीएससी व केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस अफसरों ने एसओ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसी का नतीजा ये रहा कि पूरे जिले में हिंसा फैली और एक युवक की जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि अब लापरवाही सामने आने पर शासन ने पहले ही सीओ महसी को निलंबित किया था। वहीं सोमवार को एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है और इसी को लेकर एक्शन मोड में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार नजर आ रही है, जो कि अब लाजमी भी है, क्योंकि साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीते 13 अक्टूबर को हमने देखा कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान किस तरीके से बहराइच में हिंसा भड़क गई थी, उसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया था और साफ ये कहा गया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर कोई कितना भी आला अधिकारी ना हो, और उसी के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। दैनिक जागरण, इसके अलावा तमाम न्यूज़पेपर है जिसमें अहम जगह इस खबर को दी गई है। देखिए ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करेगा, इसकी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बनारस के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 15 मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता महिलाएं ज्ञानवापी में दर्शन पूजन का अधिकार मांग रही हैं। ज्ञानवापी परिसर में दर्शन पूजन वहां आदि विश्वेश्वर का मूल मंदिर होने का दावा करने वाले कुल 15 मुकदमे बनारस की निचली अदालत में लंबित हैं। इसमें से 9 मुकदमे जिला जज की अदालत में निलंबित हैं, जबकि बाकी के 6 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में निलंबित हैं। बिल्कुल, देखिए आपको हमने हेडलाइन भी दिखाई कि ज्ञानवापी से जुड़े हुए मुकदमे जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। दरअसल पूजा का अधिकार मांगने वाली महिला याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मांग की है। इसके अलावा ये कहा है कि जिला अदालत और सिविल जज की अदालत में लंबित है मामले, एक साथ इन पूरे मामलों को लेकर के सुनवाई चले, ये अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर से संबंधित जिला अदालत, इसके अलावा सिविल जज की अदालत में लंबित मुकदमे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है और ये मांग पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है। ज्ञानवापी परिसर में दर्शन, पूजा और अधिकार मांगने वाली 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने स्वयं का मुकदमा और अन्य सभी मुकदमे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की एक अपील जो है वो की है और कहा है कि इस पर सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की मैं अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।